प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज राजनीति के विषय पर बात करते हैं। कल ही हमने कहा था कि घटनाक्रम बहुत चल रहे हैं दुनिया में, देश में, तो उसी के तहत इस समय देश में जो घटनाक्रम चल रहा है वो विपक्षी दलों का अपना वजूद बचाने को लेकर है। जब 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो सत्तारूढ़ दल के मुकाबले विपक्ष ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में प्रस्तुत करके स्पष्ट जनादेश लेने में सफल हुई। सरकार एनडीए की थी पर उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत था। 1985 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्पष्ट जीत के बाद तकरीबन 30 साल लग गए थे इस देश को एक नेता और एक पार्टी के प्रति स्पष्ट राय व्यक्त करने संदर्भ में। 2019 में उस सफलता को दोहराया और बल्कि 2014 के मुकाबले 2019 में और बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन की निरंतरता को कायम नहीं रख पाई और नतीजा यह हुआ कि स्पष्ट बहुमत की सरकार गठबंधन की सरकार में परिवर्तित हो गई। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन ने बहुमत के जादुई आंकड़े 272 को पार तो करा दिया, पर सरकार डगमग सी रही। जब भी महत्वपूर्ण विषय आए, विपक्षी दलों की एकजुटता ने सत्तारूढ़ दल के लिए खासी चुनौतियां पेश की। जब महिला आरक्षण के संदर्भ में संशोधन विधेयक आया तो विपक्षी दलों की एकजुटता ने सत्तारूढ़ दल के मंसूबों पर कुठाराघात कर दिया। पर तब से लेकर अब तक पानी बहुत बह गया गंगा में। आम आदमी पार्टी की टूट, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस की टूट फूट, पर अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे खाली हाथ होने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी 3 साल पहले भी टूटी थी एकनाथ शिंदे की बगावत के रूप में, पर लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। गठबंधन के तहत 9 सीटें जीत पाने में कामयाब रहे थे उद्धव ठाकरे, और अब खबर आ रही है कि 9 में से 6 का हृदय परिवर्तन हो गया और अब दल परिवर्तन की नौबत है। उद्धव ठाकरे को छोड़ ये 6 सांसद एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानने के मंसूबे बांध बैठे हैं। खबर आ रही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दे चुके हैं। इसकी प्रतिक्रिया में संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ हैं या बाएं हाथ है पता नहीं, पर बहुत ही आक्रामक हाथ हैं, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली तक दे चुके हैं, उन्हें बेईमान बता चुके हैं। तो आज हम इसी पर बात करें, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विपक्षी दल इस कदर टूट क्यों रहे। क्या वाकई इन दलों के, इन नेताओं के अंदर सत्ता से संघर्ष का मादा नहीं है, या सत्तारूढ़ दल की नीतियां इतनी आकर्षक है, इतनी प्रभावी है कि इन्हें लगता है कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अब इसका हिस्सा बनना बेहद जरूरी है। और इस टूट फूट के बीच क्या वाकई कांग्रेस को नए सिरे से खड़े होने का मौका है, ये सवाल भी हमारे जहन में आता है। क्या जिस तरीके से ये दल टूट रहे हैं, ये अल्पमत की सरकार 3/4 बहुमत की सरकार में तब्दील तो नहीं हो जाएगी गठबंधन के बूते? इस आकलन पर भी बात करते हैं। तो हमारे साथ ये दिलचस्प विषय है और इस दिलचस्प बातचीत का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सूदी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हैं। हमारे साथ घनश्याम दुबे जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें पता नहीं होगा। अभी हृदय परिवर्तन का और दल परिवर्तन का माहौल है। हवा इधर भी बह गई कि नहीं बह गई पता नहीं, पर कल तक हमारी जानकारी थी कि उद्धव ठाकरे जी के साथ। राजपुंज जी हैं, कभी उद्धव ठाकरे के साथ हुआ करते थे, अरसे से एकनाथ शिंदे जी के साथ है। शिंदे जी का बढ़ता प्रभाव उद्धव ठाकरे के साथ के लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह से खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, चुंबक इतनी प्रभावी कैसे हो रही है, ये राजपुंज जी से जानेंगे। और इन सब के बीच देश के इस राजनीतिक प्रहसन पर अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार
गिरीश उपाध्याय जी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम घनश्याम दुबे जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। ऑपरेशन टाइगर क्या कहता है, सुनिए। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना, चाहे साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से, तो जाहिर तौर पर मैं कह रहा हूं, आज भले मीडिया के साथी, हमारे बीजेपी के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों, कल को ये उनके साथ भी होगा। तो इन सब के बीच में घनश्याम दुबे जी, सारा दोष सामने का या अपने घर में भी कुछ गड़बड़ है? क्या कारण है? 3 साल पहले 40 विधायक आपका साथ छोड़ देते हैं, फिर तपे तपाए लोगों को आप मौका देते हैं आपके अनुसार, पर वो तपे हुए लोग भी अब इतना ताप सहन नहीं कर पा रहे। तो 6 सांसदों के नाम आ रहे हैं जो उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे के आशियाने में आश्रय तलाश रहे। उद्धव ठाकरे कह भी चुके हैं, आज भले ही मेरा दिन ना हो, कल मेरा दिन होगा। थोड़ा रोशनी दीजिए, कहां चूक रहे हैं आप? जिस प्रकार से देश की राजनीति और राजनीति करने वाले लोग किसी भी पार्टी के प्रति न तो निष्ठा रख रहे हैं, न तो उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान है। जिस शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने उन्हें अपना पुत्र समझा और हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने उन्हें अपना भाई समझा, पार्टी टूटने के बाद भी, त्रिवेदी जी, जब पार्टी टूटी उसके बाद भी हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने उन लोगों को लोकसभा के सीट के लिए अपना टिकट दिया और जनता ने उन्हें चुन करके लोकसभा में भेजा, सांसद बनाया। अगर उनमें थोड़ी भी लाज हया रहती तो अगर उनको जाना है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, तो जाना है तो जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए और आप चुनाव लड़िए। आप पुनः चुनाव लड़ करके आप जिस भी पार्टी में जाइए तो समझ में आएगा। सिंबल हमारा, टिकट हमारा, जनता उद्धव साहब के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए उनको वोट किया और चुनाव जीतने के बाद आप जो है लालच में, पैसा का लालच हो या और किसी का लालच हो, मंत्री बनने का लालच हो, आप जो है धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये देश की राजनीति में एक नया किस्सा जुड़ रहा है। नहीं, बताओ घनश्याम जी, क्या आपको नहीं लगता अपने यहाँ कुछ कहावतें रही हैं? वो कहते हैं कि कहावतें अनुभव पर आधारित होती हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बबूल बोए तो आम कहां से पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावतें हैं, कभी सोचते नहीं आप? जो आपने 5 साल पहले, 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, उसका परिणाम ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी आपने कितनी कमाल की बात कही कि भाई उद्धव ठाकरे जी ने इनको टिकट दिया, अब अगर इनका मन बदल रहा है, हृदय बदल रहा है, तो ये इस्तीफा दे, नए सिरे से चुनाव लड़े। पर आपने भी तो चुनाव साथ में लड़ा था विधानसभा का भाजपा के साथ, पर बाद में सरकार बनाने के लिए भाजपा को छोड़ एनसीपी के साथ चले गए थे। तब तो आपने नहीं कहा था कि हमारे सारे विधायक इस्तीफा देंगे, नए सिरे से हम जनादेश प्राप्त करेंगे,
और उसके बाद एनसीपी के साथ सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े उनके साथ सरकार बनाए। तो फिर इतने नाराज क्यों, इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों? हिमांशु जी, ये हमारे तो दल का विषय था, ये न कि हमारे ही दल का विषय था, ये हमारे दो दल का विषय था। उसमें ऐसा नहीं, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारे दल का विषय है, हमारे परिवार सदस्यों का विषय है, वो दो दल अच्छा, का विषय अगर था। आपके दल का विषय है तो बहुमत तो उस तरफ है, 6 सांसद एक तरफ, 3 सांसद एक तरफ, तो ये तो लोकतंत्र है ना, बहुमत का समय है। यहां तो 2/3 बहुमत के साथ में हृदय परिवर्तन के आसार हैं। ये तो बताओ घनश्याम जी, नेता उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी की विरासत जिसके पास वो नाम उद्धव ठाकरे, ठाकरे उनके साथ जुड़ा हुआ है, और लोग एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव जी की कोई कमी वमी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि उद्धव जी के संदर्भ में हमेशा माना जाता था कि उनमें राजनीतिज्ञ के गुण नहीं है? वक्त गुजरने के साथ साबित होता जा रहा है। उद्धव जी अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर अच्छा राजनीतिज्ञ होना अलग बात, अच्छा इंसान होना अलग बात। क्या कहते हो घनश्याम जी? देखिए हिमांशु जी, जब अपनी हवाएं जो है विपरीत चलती हैं, तो लोगों का जो आकलन होता है ना, वो इसी प्रकार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे उद्धव जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जुड़े हैं, हम लोग जानते हैं, जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना समझा, जिस व्यक्ति को अपना बनाया, अपना बढ़ाया, जब सामने से वो गद्दारी कर रहे हैं तो उनमें उनकी राजनीति को क्या दोष दे सकते हैं? आज उनमें राजनीतिक दोष है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का देख लीजिए, तो इतने सालों से सत्ता में रही, उनमें कौन सा राजनीतिक दोष था? उसमें कौन से नए थे और राजनीति कर पा रही थी? लेकिन जो चल रहा है दलों के माध्यम से आज के डेट में हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, हृदय परिवर्तन कराया जा रहा है। लालच में कैसे? लोग चले जा रहे हैं। आपने बताया हृदय परिवर्तन हो नहीं रहा है, हृदय परिवर्तन कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है? अरे कराया जा रहा है लालच दे करके, पैसा दे करके, इस मंत्री पद दे करके, ऐसे इस प्रकार, और किसी के पास केस है ईडी लगा करके लोगों को मजबूर किया जा रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। मैं राजपुंजी के पास आऊं उससे पहले थोड़ी सी रोशनी रत्नाकर सिंह जी से लेते हैं। क्या रत्नाकर जी, साम दाम दंड भेद अभी नहीं बोला है, 3 का इस्तेमाल होकर आप ये खेल कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतने प्रयत्नशील क्यों हैं आप? क्यों आप चाहते हैं कि इस देश में 2 ही राजनीतिक दल रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस? थोड़ा रोशनी दीजिए ना रत्नाकर जी। देखिए, आप जिस 2 पार्टियों का नाम ले रहे हैं हिमांशु जी, वो दोनों पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा है, करोड़ों लोग देश के उन विचारधारा से जुड़े हैं, और एक तो दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां। लेकिन हिमांशु जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, आपको भी और जनता के बारे में कहूंगा कि जो पार्टियां व्यक्ति प्रधान होती हैं, जो पार्टियां व्यक्ति केंद्रित होती हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी अगर नहीं होती है, वो रातों रात अपना आइडियोलॉजी बदल के एकदम विपरीत आइडियोलॉजी के साथ जाकर के हाथ मिला लेती हैं। तो अगर वो किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके वो सत्ता में आती हैं तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उनके पास पावर आता है। और जैसे ही पावर वो खत्म होता है, लोग जो है उनसे टूटना शुरू हो जाते हैं, छूटना शुरू हो जाते हैं। कारण उसका यही है कि व्यक्ति जो है केंद्रित वो पार्टियां होती है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। आज देख लीजिए हिमांशु जी, कि अगर आपके 6 सांसद आपकी पार्टी से निकल करके और दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए रेडी हैं, तो आपकी कैसी पार्टी और आइडियोलॉजी है कि आप उनको गाली देना शुरू कर दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके उनको तमाम तरह की गालियां देना शुरू कर दिए और धमकी देना शुरू कर दिए कि वक्त आएगा तो हम बताएंगे। अरे यही लोग हैं ना शिवसेना के लोग जो कह रहे थे कि ये गद्दार हैं। लेकिन आपने देखा कि 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय महाराष्ट्र की जनता ने किसको जनादेश दिया?
और गद्दार किसको साबित किया? उसको साबित किया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, और जब सरकार बनाने का समय आया तो आप जैसा अभी जिक्र कर रहे थे, सरकार बनाने का समय आया तो वो दूसरे खेमा में जाकर बैठ गए। इनकी आइडियोलॉजी तो तभी खत्म हो गई थी जब सोनिया गांधी के साथ ये हाथ मिला लिए थे। जिस बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं राजनीति पसंद नहीं करूंगा, अगर मैं छोड़ दूंगा, वो दुकान ही बंद कर दूंगा जहां पे मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े, उस आइडियोलॉजी को खत्म करके ये जो है कांग्रेस से हाथ मिला लिए और आज बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से गाली दे रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ना कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये जब जोड़ तोड़ करके एन प्रकारेण जब सत्ता में रहेंगे तो इनके साथ लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। और अभी एक न्यूज और बता दूं आपको, नगर परिषद में जीते हुए जितने भी नगर सेवक हैं उनमें से 50% से, इनके 65 नगर सेवक हैं, 50% से ज्यादा नगर सेवक टूटने वाले हैं। ये भी मैं खबर बता देता हूं आपको। क्यों टूटने वाले हैं भाई? आप अपने संवाद कर नहीं पाते हैं जब अपने जनप्रतिनिधियों से, आप उनको घर में बैठकर ट्विटर के माध्यम से राजनीति करेंगे, एसी में बैठकर राजनीति करेंगे, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, सांसदों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थिति होगी ही। जी, आपका मानना है कि आपकी कोई मेहनत नहीं है, आपका सत्तारूढ़ होना कोई मायने नहीं रखता। और आपने बताया कि बताइए चुनाव साथ में लड़ा और फिर हाथ उधर मिला लिया। वो चुनाव तो आप लोग अजीत पवार के खिलाफ ही लड़े थे, पर ब्रह्म मुहूर्त में शपथ अजीत पवार के साथ आप ही लिए थे। आपने लिया तो सत्कर्म, इन्होंने किया तो दुष्कर्म। रत्नाकर जी, इस परिभाषा पर थोड़ा रोशनी दीजिएगा। वो अजीत पवार के संदर्भ में अब तो दुनिया में रहे नहीं, और उनके विषय में तो आपने बताए थे 70,000 करोड़ के घोटाले के महानायक है वो। और अगर आप सत्ता में आए तो चक्की पीसिंग। बाद में हमने देखा मंत्रालय में मीटिंग। पर आप अभी घनश्याम जी पर, उद्धव ठाकरे जी पर बहुत नाराज हो। अपना किया याद क्यों नहीं रहता रत्नाकर जी आपको? देखिए हिमांशु जी, देश की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, नीतिगत प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कहूं ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम चाहते हैं कि हमारा एनडीए का कुनबा जो है मजबूत। हम जब भी चुनाव लड़े थे उस समय एनडीए का कुनबा जो है 293 का था। आज एनडीए का कुनबा जो है वो 314-15 के करीब हो गया है। अगर लोग जो दूसरी पार्टियों में मर्ज करके एनडीए को मजबूत बनाने का काम करते हैं, अगर वो 360 तक हमारा एनडीए का कुनबा जो है बढ़ता है, तो निश्चित रूप से देश हित में जो भी बिल हम ला रहे हैं उसको बिल को पास कराने में हम सफल होंगे। और आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने नारी बंधन अधिनियम जो संशोधन बिल लाया गया था उसको गिराने का काम किया। परिसीमन बिल जो देश के लिए अत्यंत आवश्यक है उसको गिराने का काम इन लोगों ने किया। तो अगर ये एनडीए का कुनबा मजबूत होता है, अगर प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए ये लोग हमसे जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और हम स्वागत करेंगे हर उस व्यक्ति का जो देश को मजबूत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए उनके साथ आए। हमारे अधूरे कामों के संदर्भ में जिनमें जनता से हमें पर्याप्त जनादेश नहीं मिला था, उसकी व्यवस्था हम इस तरीके से करके अपने मंसूबों को पूरा करेंगे। क्या कहते हो? जनता ने तो आपको बहुमत दिया नहीं था। जनता ने तो नहीं चाहता कि आप अपने इन तरीकों से अपना काम कर निकलो। तो जनता के जनादेश को पलटने की कोशिश इस तरीके से क्यों कर रहे हो रत्नाकर दीदी? आपने तो 4-2 पार का नारा चाहा था ना, संविधान में जरूरत बताते हुए कि कुछ बड़े परिवर्तन की जरूरत है। जनता तो उसमें सहमत नहीं हुई। जनता ने तो सामान्य बहुमत भी नहीं दिया आपको। तो आप इस रास्ते से बहुमत की व्यवस्था जनादेश के खिलाफ क्यों करना चाहते हो रत्नाकर जी? देखिए हिमांशु जी, जनता को गुमराह करने का काम जो है वो इन लोगों के गठबंधन ने किया, एनडीए गठबंधन ने किया। चुनाव के समय इन्होंने इस तरह से नैरेटिव पूरे देश में चलाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर ज्यादा सीटें मिलती है तो वह इस देश से आरक्षण को खत्म करने का काम करेगी, संविधान में बदलाव करेगी, बड़े बदलाव करेगी। तो इस तरह का जो है इन्होंने नैरेटिव फैलाने का काम किया।
जिससे जनता कुछ दिन के लिए गुमराह भी हो गई। लेकिन अंततोगत्वा जब राज्यों के चुनाव आपने देखा तो जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा। निश्चित रूप से अगर जनता को गुमराह कर दिया जाए तो वो कुछ हमारे जो सीट घटे थे, मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूं। लेकिन आज जो जीते हुए सांसद हैं उनको लग रहा है, टीएमसी के सांसदों को, कि उनको काम करने से रोक दिया जाता है, उनको विकास में सहभागिता देने से रोक दिया जाता है, और वो आज अलग दल बना करके दूसरे दल में मर्ज होकर के अगर वो मोदी जी के साथ उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से स्वागत करने का काम करेंगे। रत्नाकर जी, मैं आऊं राजपुंजी के पास, उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये आपकी नजर में जनता इतनी नासमझ क्यों है भारत की? आपने बताया कि इन्होंने गुमराह कर दिया। गुमराह कौन होता है? जिसमें समझ की कमी होती है। तो आपने ये मान लिया कि इस देश की जनता में समझ नहीं है, इसलिए बह जाती। एक दूसरा, टीएमसी के छर्रे, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के ये, टीएमसी के वो, जिनको आप बताते थे, टीएमसी की सत्ता गई, उन्हें अचानक आप में बड़े अच्छाई दिखने लगी। चाहे वो सायोनी घोष हो, चाहे और कोई हो, सबको अचानक भाजपा बहुत अच्छी लगने लगी। अचानक नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे, अचानक अमित शाह अच्छे लगने लगे। पर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कुछ ज्यादा समय थोड़ी हुआ, बंगाल चुनाव के दौरान ही था। आपने वो भाषण सुने उस दौरान क्या बोल रहे थे? ये टीएमसी के तमाम सांसद जो आपको समर्थन देने के लिए उतावले हुए, आपको नहीं लगता ये सत्ता के हिस्सेदार हैं, सिद्धांत के नहीं? सत्ता आपके पास आई तो आपके साथ हो लिए, सत्ता ममता के साथ थी, ममता के रह लिए। क्या कहते हो रत्नाकर जी, इन सत्ता प्रेमियों के प्रति आपकी समझ को क्या हुआ? पहली चीज मैं हिमांशु जी एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी में ये टूट हो रही है, टीएमसी में हो रही है या फिर यूबीटी में, उबाठा ग्रुप में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने वाला कोई नहीं है। ये उनके जो वहां के क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों में से वो मर्ज हो रहे हैं। और यदि हमारे नेक कार्य में कोई भी व्यक्ति अपनी सहभागिता देता है और हमको वो बिल जो देश हित के लिए जरूरी है, नारियों के लिए जरूरी है, अगर परिसीमन बिल जरूरी है देश के लिए, अगर हमारा साथ देता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। अब जनता जो है वो 2029 में तय करेगी और बताएगी कि उनका जो कृत्य है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी को सहयोग दिया है, वो सही है या गलत है, वो जनता क्या वो गलत है ये जनता बताएगी। भाई रत्नाकर सिंह जी की दलील में दम है। रावण के साथ जिंदगी बिताया हुआ विभीषण समय आने पर सिद्धांत कहते हैं राम जी के साथ हो लिया। तो क्या कहते हो राजपुंजी? उस समय तो एक विभीषण था, इस समय तो लाइन लग गई है विभीषण होने की। अचानक सबको अपना नेता रावण महसूस होने लगा है। क्या कहते हैं आप? ऐसा रामराज का दौर आ गया? हाँ बिल्कुल, ये राम राज्य का ही दौर है। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, उनके कार्य को देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो हिंदुत्व की साख को जिन लोगों ने तार तार कर दिया और किन लोगों के साथ जाके बैठ गए, ऐसे हम अपनी शिवसेना को बचाकर हम उन लोगों से लाए हैं। आज दुबे जी हमारे बीच में है, इनका हिंदुत्व आज ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो बहुत शर्म की बात है जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे। ठीक है, आज कुछ लोग किसी भी वहां पर, आप जिस प्रकार से सयानी घोष जी का नाम ले रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली है वहां पर जो नहीं बोलनी चाहिए थी। अब ठीक है, जिस बात में भी बोली होंगी, जिसके पीछे, जिसके अंडर वो काम कर रही थी, उनके लिए बोली होंगी जरूर, लेकिन फिर भी उनको, चलो देर से आए लेकिन अपने घर तो वापस आए, अपने हिंदुत्व के साथ तो आए। आज ये चीज तो बंगाल के अंदर हुई कि कम से कम हिंदुओं को बचाने के विरुद्ध में जाके खड़े हो गए थे कुछ लोगों के साथ। दूसरी तरफ अब हिंदू महिला आरक्षण बिल के ऊपर है, जिसके ऊपर आज चर्चा का विषय ज्यादातर चल रहा है हर जगह, कि महिला आरक्षण में क्या हुआ। ये लोग, ये दोगले लोग हैं, विपक्ष में जो बैठे हैं ये दोगले लोग हैं हिमांशु जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की वैसे तो बड़ा वंदन करते रहते हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपकी बातें जो इस प्रकार से आप करते हैं वो कहां पटल पे आप लेके आते हैं, वो शून्य कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय तो बिल्कुल आउट हो जाते हैं कि हम नहीं। राजपुंजी थोड़ा रुको आप।
यूं हमारा विषय महिला आरक्षण तो नहीं है, पर दो दलीलें आपने दी उस पर अभी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो विषय लंबा हो जाएगा। ये ऐसे लोगों के साथ रहे और हम उनसे पार्टी बचाकर निकाल कर आए। क्या निकाल कर आए? उन लोगों के साथ शपथ तो आपके नेता ने भी ली थी जिसका नाम एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे क्या कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो सरकार बनी थी उसमें मंत्री पद की शपथ नहीं लिए थे? क्या उस सत्ता की हिस्सेदारी का हिस्सा बनने में संकोच किए थे? तो थोड़ा तो पता चले। जो आप अपने आप को अचानक मसीहा और क्रांतिकारी प्रस्तुत कर रहे हो, उन्हीं के साथ तो बैठे थे। एक दूसरा, आपने महिला आरक्षण के संदर्भ में बोला, ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं था राजपुत जी, ये महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था। जिस एनडीए की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लाया था, उन्होंने ही कंडीशन लगाई थी परिसीमन की के संदर्भ में, जनगणना की। तो महिला द्रोही कौन हुआ? उस समय तो विपक्ष ने कहा था ये कंडीशन मत लगाइए, जो संख्या अभी है इसी पर आरक्षण लागू कीजिए। तो बदलाव कौन लाया था? आप देखिए हिमांशु जी, आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं, आप वो बात बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ठीक है, अब थोड़ी देर से आया, लेकिन वो चीज आई अगर आपके सामने, तो फिर आप नदारद क्यों हो रहे हैं? फिर आप क्यों भाग रहे हैं वहां से? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी ने, आज जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने शपथ ली मंत्री पद की। तो मंत्री पद की अगर शपथ ली उन्होंने, तो वो उन्हीं के साथ थे हिंदुत्व को बचाने के लिए जो चल रहा था कार्यक्रम। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? कुछ तो कहते हैं ना, मजबूरियां रही होंगी वरना कोई बेवफा नहीं होता। तो इस प्रकार से आप कब तक झेलेंगे उस चीज को? कभी तो आपके सर के ऊपर से पानी निकलेगा। तो जब हिंदुत्व का बचाने की बात आई, हिंदुत्व का लगा कि यहां कुछ नहीं होने वाला, यहां तो खत्म। आज वही है हिमांशु जी, आज वही देखिए ना, आज आप कहां रह गए। देखिए अब कितनी शर्म की बात है कि अब हम अपना शिवसेना का आज 60 साल पूरा करने जा रहे हैं 2 दिन बाद। 19 जून 1966 को हमारी शिवसेना की स्थापना हुई थी और आज 2 दिन बाद हमारे 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। और कितना बड़ा जो एक परिवार था, उन्होंने आपने क्यों कर दिया, आपने तार तार कर दिया हिंदुत्व को, और वह स्पष्ट सामने नजर आ रहा है। और पूरे भारत की जनता इस चीज को सामने नजर आ रहा है। ये कहना है हमारे साथ में राजपुत जी का, तो थोड़ा गिरिजी जी पर्याप्त चर्चा हो गई, तो विशेष टिप्पणी के बगैर चर्चा का मजा नहीं रहेगा। क्या कहते हैं आप? ये वाकई सिद्धांतों के तहत लोगों के अंदर की आत्मा जाग रही है, इसलिए राज चड्ढा के साथ जुड़ जाते हैं, भाजपा का हिस्सा हो जाते हैं। बंगाल में भी अचानक जैसे भगवान बुद्ध को, जैसे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे इन सांसदों को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे सत्य तो यहां है, सब उधर की ओर बढ़ता है। अब महाराष्ट्र में ज्ञान की प्राप्ति होने दिख रही है। क्या कहते हो गिरीश जी आप? क्या है ये? देखिए हिमांशु जी, जो भी स्थितियां हैं वो सभी के सामने हैं, और ये बात जरूर है कि इसमें कोई, मैं नहीं देखता कि इसमें कहीं से कोई विचार का मामला है या कोई आत्मा के जागृत होने का मामला है। हमको बिल्कुल ये स्वीकार करना होगा कि भारत की जो राजनीति है वो पूरी तरह अब सत्ता केंद्रित हो गई। अगर आप विपक्ष में हैं या अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं, तो ऐसा हमारे राजनेता महसूस करने लगे हैं कि वो राजनीति कर नहीं पाएंगे, उनकी राजनीति चल नहीं पाएगी, उनका जीवन का निर्वहन मुश्किल हो जाएगा। और ये सारा जो हम दृश्य देख रहे हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और ना तो इसमें मैं मानता हूं कि किसी को आपको उठाकर सीधा कह दें कि ये दोषी है और किसी को सीधा कह दें कि निर्दोष है, क्योंकि ये एक ही हमाम के सारे लोग हैं। और आप अगर किसी से भी पूछे तो ये तर्क जरूर आ जाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया था क्या, या इसने ऐसा नहीं किया था क्या। तो समस्या अब ये नहीं है कि उसने किया था या नहीं किया था, अब समस्या ये है कि जहां पर मुझे अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करने का अवसर मिलेगा, मैं वहां रहूंगा। चुनाव एक अलग चीज हो गई है और चुनाव के बाद की राजनीति अलग चीज हो गई है। और हमको ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें कोई सुधार आएगा या नहीं आएगा,
इसका तो अभी हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अभी यह दौर चलेगा और यह कोई एक पक्षी नहीं होगा। आने वाले दिनों में अगर कोई परिस्थितियां बदलती हैं तो आप निश्चित तौर पर देखिए कि जो आज इस पाले में है वो उस पाले में नजर आएंगे। तो अब ये कोई ऐसा भेद रह नहीं गया। मैं देख रहा था वहां पर बंगाल की जब बात आ रही थी तो मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा भी कि अब सायोनी घोष अगर वो वहां चली जाएगी तो कौन भरोसा करेगा कि अब राजनीति में अब किसके ऊपर भरोसा किया जाए। वो अच्छा, और वो भी स्वीकार्य अगर होने लगे तो भी वो लोग पूछेंगे कि भाई अब कौन भरोसा किया जाए, कौन सा विचार, कौन सा संगठन, कौन सी आत्मा। तो अब तो अपन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अतीत में राजनीति के अंदर ये देख रहे थे कि जब क्षेत्रीय दल खत्म होते थे तो भाजपा मजबूत होती थी, और जब क्षेत्रीय दल मजबूत होते थे तो हम कांग्रेस को कमजोर होते हुए देखते थे। क्या आप मानते हैं कि अब जो दृश्य बन रहा है, जिस तरीके से क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं, ये कांग्रेस को पुनर्जीवित होने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं? और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि शनै शनै बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रासंगिकता खत्म की। लोगों ने देखा कि बहन मायावती शनै शनै अपने आप को अपने महल में ही सिमटा कर बैठ गई। नतीजा यह हुआ कि जो कांग्रेस का एक कमिटेड वोट बसपा के पास शिफ्ट हो गया था, पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाई तो राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इसमें एक बड़ी भूमिका बसपा के वोट का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना भी रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस आकलन के साथ है। क्या मानते हैं कि इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को जिस प्रकार से कमजोर किया था, अब ये क्षेत्रीय दल सिमट रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का हिस्सा थी। तो अब भाजपा अनजाने में ही कांग्रेस में प्राणवायु का संचार करने का वातावरण बना दे रही है, क्योंकि लोगों को विकल्प तो चाहिए ही ना। इस पर आपकी कोई दृष्टि जाती है? जी बिल्कुल हिमांशु जी, आपका जो ये सवाल है ये विचार की मांग जरूर करता है, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि इससे कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी। दरअसल कांग्रेस की समस्या दूसरी है। कांग्रेस की समस्या अब आप देखिए ना कि उसके भीतर ही कई लोग खत बदा रहे हैं, अभी भी खत बदा रहे हैं। तो वहां पर भी जिस विचार को, जिस भाव को लेकर वो पार्टी बनी थी या जो चल रही थी, अब उस भाव की उपलब्धता या वो वहां की विद्यमानता कितनी रह गई है। और हम जब देखते हैं ये बेचैनी तो भाजपा के अंदर भी है। भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका अतीत में था, उस तौर तरीके में बहुत बदलाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी तो आपने लंबे समय तक कवर किया। भारतीय जनता पार्टी को हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक, हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नियमितता में, निरंतरता में अगर होती थी तो भारतीय जनता पार्टी होती थी। आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्तावों के माध्यम से एक विमर्श का वातावरण बनता था। अब तो कार्य समिति की बैठक तो छोड़िए, साल गुजर जाता है, कार्य समिति का आता पता नहीं रहता। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर के हिसाब से देखें तो हो भी गए। अभी तक उनके पदाधिकारी घोषित नहीं हुए, कार्य समिति की बैठक तो बात छोड़िए। तो आपको नहीं लगता बदलाव तो हर तरफ आ चुका है? देखिए, मैंने जैसे आपको अपने पहले वाले अंश में भी कहा कि अब भारतीय राजनीति का जो चरित्र है वो बदल रहा है। अब देखिए, इसका एक और उदाहरण, अभी हमने इससे पहले आपके साथ एक और डिबेट में मैं जब था तो मैंने भी कहा था कि अब जमीन पर, मैदानी स्तर पर जो सारी चीजें हैं उनके बजाय अब चुनाव जो है वो मैनेजमेंट केंद्रित हो गया है। तो आप जितना प्रबंधन कर लेंगे उतना बहुत बढ़िया है। अब इसमें आप ना विचार की बात है ना आत्मा की बात है। आत्मा तो कुछ होती नहीं है। तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं कुल मिलाकर, एक बड़ा अच्छा, कोई इस पर अब बात ही नहीं करता। देखिए, हम एक समय भारत की राजनीति का सबसे बड़ा एक तरीके से अभिशाप माना जाता था। लोग उसको बहुत बड़ा ब्लॉट मानते थे, दाग मानते थे, अरे दल बदल कर लिया। लेकिन इस पूरे एपिसोड हो रहे हैं उसमें XYZ तमाम तरीके की बातें हो रही है, लेकिन दल बदल हो गया, इसको ये इसका केंद्रीय विषय है ही नहीं, जबकि हमारे यहां उसका एक निश्चित कानून है।
तो ना उस कानून की बात होती है, ना उसकी व्यवस्था की बात होती है, ना उसके तहत मतलब वैसा किए जाने वाले, वो कानून जो एक तरीके से इस तरीके की गतिविधियों को तो एक अपराध मानता है, लेकिन उसका कोई जिक्र भी नहीं होता। तो हमने इन सारी चीजों को धीरे धीरे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अभी मैं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, गिरीश जी का ये कहना है, लेकिन आगे की ओर तो देखना है। तो घनश्याम दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आज मेरा दिन नहीं है पर कल मेरा ही होगा। गिरीश जी हमारे साथ मौजूद है। ये जब देवगौड़ा सरकार गिर रही थी तो संसद में बहस थी, तो हरदन हल्दी दौड़े घोड़ा देवगौड़ा जी ने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, बड़े आत्मविश्वास के साथ। आ नहीं पाए, आ क्या नहीं पाए, आने के पास भी नहीं दिखो। इस बार तो एक राज्यसभा अदद मांग रहे थे प्रधानमंत्री का, तो पद छोड़िए, वो सांसदी भी उनके नसीब में ना आए। क्या आप नहीं मानते कि उद्धव ठाकरे का सियासी सफर पूरा हो गया? जनता ने साथ छोड़ा, वो तो विधानसभा चुनाव में दिखा, पर अब तो जो बचे खुचे सांसद और विधायक भी थे, सांसद 6 का संदेश आ गया। विधायकों के संदर्भ में बताते हैं 20 में से 16 तैयार बैठे बस बस में चढ़ने के लिए शिंदे जी के साथ, और माननीय बता ही रहे हैं कि जो नगर पालिका में जीते उनमें से 50% एकदम तैयार। क्या कहते हो घनश्याम जी? अब शिवसेना उद्धव ठाकरे मातोश्री के अंदर ही रह जाएगी। हिमांशु जी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारी शिवसेना पुनः वापसी करेगी और हमारे नेता महाराष्ट्र में पुनः अपने आप को स्थापित करेंगे। पुंज जैसे दोगले लोग जिस प्रकार से पार्टी को तोड़ने का काम, जोड़ने का काम करते हैं, ये दोगले लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, इनका हश्र वही होगा जो ये दूसरों का कर रहे हैं। आने वाले समय में जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर इन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें सत्ता की लालसा रह जाएगी। अगर हमारे लोग जा रहे हैं तो कल इनके लोग भी आएंगे। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और दोगला बताते हैं। जिस अरे घनश्याम जी, एक वो बताओ, आपने बड़ी रोचक बताई। आज जैसे हमारे लोग जा रहे हैं, कल इनके लोग आएंगे। इनके लोग कौन है? जो आपके लोग थे, तो जिन्होंने आपका साथ संघर्ष के समय पे छोड़ दिया, उन्हें आप वापस लेने के लिए इतने लालायित हो, इतने इच्छुक हो, तो राजपूंजी को भी लेने के लिए तैयारी रहोगे ना आप? वो हमारे साथ ही थे, लेकिन वो हमारे नहीं थे। जो हमारे थे वो हमारे पास थे और हमारे पास हैं। लेकिन राजनीति, देश की राजनीति जिस दिशा में इन्होंने मोड़ कर रखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आप मेरे सवाल पर हो, देखो आपने कितनी खूबसूरत बात कही, अपना आत्मविश्वास जताया, आपने भरोसा जताया। आपने कहा कि ये जो लोग गए हैं ये वापस हमारे पास आएंगे। उनमें राजपूंजी भी हैं, जिनको भी आप दोगला बता दे रहे थे। तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप कालीन बिछाकर बैठे हैं? जो आपको ठुकरा कर गए हैं वो वापस आएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको अपना बताएंगे और फिर सत्ता में आएंगे। नहीं, हमारे साथ इनके लिए चादर नहीं लगाएंगे, इनके लिए नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे दल के नेताओं को इन्होंने तोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं, कल वही परिस्थिति, वही स्थिति इनके साथ भी होगा कि इनके भी। अरे आप गफलत में हो घनश्याम दुबे जी। इस देश के संविधान को मानते हो ना? इस देश के कानून को मानते हो ना? इस देश की अदालत को मानते हो ना? तो दल तो इनका है, उस दल से निकले हुए आप हो। असली शिवसेना तो राजपूंजी के पास है, वो चुनाव चिन्ह इनके पास, वो कार्यालय इनके पास, और ऐसा देश की अदालत ने बताया। तो असली संगठन तो इनके पास है, बाहर तो आप हो। अदालत नहीं रह गई है। आज की जो अदालतें, जो संस्थाएं हैं, ये सरकार के अधीन हो चुकी हैं। पार्टी उनकी, सत्ता उनकी, नेता उनके, और उनको सिंबल देकर के इनको नया सिंबल दिया जा रहा है।
और आज तक फैसला नहीं आया है, आज तक फैसला नहीं आया है। एक मैं किस पर हम लोग विश्वास करें? एक तो ये राजनीति है ना जो देश की, सर मैं बोल रहा हूँ, ये लोगों का विश्वास उठ रहा है जनता का इस ऐसे राजनीति में। घनश्याम दुबे जी बहुत आहत मन के साथ हैं, पर राजपुंज जी फिर भी आपकी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आपको दोगला भी बता दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लौट कर हमारे पास आएंगे ये सारे लोग। इनकी इस उम्मीद के संदर्भ में क्या कहना है आपका? हिमांशु जी देखिए, स्वप्न देखना बहुत अच्छी बात है। देखिए भटके आप हैं, आपको जिस झंडे पे, जिस निशान पर, जिसको लेके चलना था, जिस हिंदुत्व का आपसे नाम था, हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस संदर्भ में, लेकिन शिवसेना का नाम था। जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जय जयकार होती थी महाराष्ट्र में, जिनके नाम का पूरा वर्चस्व था, वो आपने बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। फिर उसी को आज हम बचाकर उस झंडे के नीचे, उस निशान के नीचे हम चल रहे हैं। अब ये 60 साल पूरे हो जाएंगे 2 दिन बाद, अब हम उस चीज को, विरासत को हम लेके बैठे हैं। आप नहीं, आप तो छोड़ दिया, आपने तो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ गए जो अभी रत्नाकर जी ने बोला था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कभी चाहते ही नहीं थे कि ऐसे लोगों के साथ मैं अपना संबंध रखूं, या जिनको वो ठीक है तारीफ करते होंगे जरूर, इंदिरा गांधी जी की उन्होंने तारीफ करी होगी, वो अलग बात है, अटल जी ने भी तारीफ करी है, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करना, लेकिन अपने एजेंडे को, अपने हिंदुत्व को छोड़ना नहीं है। किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि अपनी चीजों को आप छोड़ दें, तो वो छोड़ने का नतीजा ही है आज जो इनका है। बाकी आने का तो कोई मतलब नहीं है इनको। हो सकता है घनश्याम दुबे जी आने वाले समय में बहुत जल्दी अपने जिस चीज पर इन्होंने हिंदुत्व पे कायम थे, उसी पे हमारे साथ फिर दोबारा आएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं तो यही चाहता हूं, क्योंकि सब जो हिंदुत्व का आज एजेंडा चल रहा है, हिंदू हृदय सम्राट मैं कहूंगा एकनाथ शिंदे साहब को, जिन्होंने आज उस चीज को आगे बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तो केवल बताओ, जो ये सम्राट जानते हो, सम्राट किसको कहते हैं राजपुंज जी? आप उस चीज को बचाता है। जो सम्राट वो होता है जो जिस चीज का भी उसको हक दिया जाता है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे घर का भी सम्राट। नहीं राजपुंज जी देखो, बहकाओ मत और बहलाओ मत। सम्राट किसको कहते हैं? देखिए सम्राट उसको कहते हैं जो हर चीज को, जो चीजें उसको दी जाती है, जो मैं आपको बताता हूं राजपुंज जी, आपकी जानकारी के लिए। राजाओं का भी जो राजा होता है ना, उसको सम्राट कहते हैं। एक राजा के आधीन जो दरबारी होता है ना, वो सम्राट नहीं कहलाता। देवेंद्र फडणवीस के मातहत काम कर रहे उप मुख्यमंत्री को आप सम्राट करार दे रहे हो। जब तक वो मुख्यमंत्री थे एक बार मान भी लेते कि सम्राट हैं, पर अगर आप सत्ता की कतार में खड़े हैं और जिसके आपने अपने अधीन लेके काम किया, तो उसके अधीन होकर काम करने के लिए विवश हो गए, सत्ता में बने रहने के लिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे, चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए हम जो जुड़े हैं ना, शिवसेना जो जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं जो आज 12 सालों से दिन रात जिन्होंने कार्य कर रहे हैं, दिन रात उनके कार्य बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज हिंदुत्व को बचाने की जब बात आई तो ठीक है, आज हमें एक गद्दार या पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जरा उल्टा है। आप यही शब्द अपने लिए प्रयोग करें, मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आज संजय राउत जी ने जो शब्दों की बिल्कुल मर्यादा तोड़ दी है, वो अच्छी नहीं है राजनीतिक ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार से बोलना। मैं 100% आपके साथ हूं। एक बेहद ही निंदनीय, अभद्र और अवांछनीय भाषा का इस्तेमाल संजय राउत जी ने किया, और इतनी कठोरता के साथ ये टिप्पणी मैं इसलिए कर रहा हूं कि संजय राउत जी मूलतः पत्रकार रहे। पत्रकार रहा हुआ शख्स भाषा के संदर्भ में सार्वजनिक स्तर पर तो छोड़िए, बंद कमरे में भी अगर इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो उसकी हर स्तर पर भर्त्सना होनी चाहिए। संजय राउत जी की तो इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने एक पत्रकार होते हुए भाषा के संदर्भ में सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन ये तो बता दो राजपुंज जी, मैं आखिरी बातचीत के लिए रत्नाकर जी और गिरीश जी के पास जाना है,
ये मुख्यमंत्री बनते हुए क्या गड़बड़ किए थे भाई, जिसके चलते आपको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? आप तो सब कुछ बेहतर कर रहे थे। आज जरा इसका भी खुलासा कर ही दो कि मुख्यमंत्री रहते हुए क्या आपकी नॉन परफॉर्मेंस रही, क्या गड़बड़ झाला की है, क्या गड़बड़ी की है कि जिन प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत के लिए भाजपा के साथ जुड़े थे, उन्होंने आपके हाथ इतने कमजोर कर दिए। ये आपकी सोच है हिमांशु जी, ये आप सोच रहे हैं। हम तो और मजबूत हुए हैं। आज हम उससे ज्यादा डबल मजबूत हो चुके हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि उप मुख्यमंत्री बन गए तो उससे अरे वाह, ये बढ़िया, रत्नाकर दीजिए। देखो, ये होती है उदारता। मुख्यमंत्री से आपने उप मुख्यमंत्री किया तो राजपूंजी को लगता है आपने और मजबूत कर दिया। अगली बार केवल मंत्री तक रखना, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ऐसे सहयोगी आप ढूंढ के कैसे लाते हो और ऐसा उदार मन कैसा कर देते हो इनका? रत्नाकर जी जरा बताओ ना आप। देखिए हिमांशु जी, गठबंधन धर्म निभाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। पिछली बार हम जो है हमारे सांसद ज्यादा थे, फिर भी हम उप मुख्यमंत्री बने हुए थे। लेकिन इस बार लगा कि हाँ, मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस जी को बनाना चाहिए, तो हम जनता ने उतना आशीर्वाद दिया और फिर उनको बनाया गया, सर्वसम्मति से बनाया गया। कोई ऐसा जबरदस्ती तो नहीं है कि हम ही बनेंगे। जैसा कि उद्धव जी ने कहा कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जो भी हो जाए, उसके लिए पार्टी ही क्यों ना, दल ही क्यों ना छोड़ना पड़े, गठबंधन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। तो उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है। हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं और हम जानते हैं कि एक साथ यूनिटी के साथ कैसे जो है इन ताकतों के साथ लड़ा जाए जो कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई। अच्छा, एक बात बताओ रत्नाकर जी, ये आप लोग महाराष्ट्र में काम वाम ठीक नहीं कर रहे क्या भाई? अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए 6 नेताओं का मन बदला, 6 सांसदों का मन बदला, तो वो मोदी जी से प्रभावित नहीं हुए, वो देवेंद्र फडणवीस जी से भी प्रभावित नहीं हुए। वो प्रभावित हुए तो एकनाथ शिंदे जी से हुए। वो अपने विलय का मन बनाए तो एकनाथ शिंदे जी के संदर्भ में बनाए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए भी आप 6 सांसदों का दिल नहीं जीत पाए और महज एक उप मुख्यमंत्री रहकर सम्माननीय एकनाथ शिंदे दिल जीत ले गए। क्या कहते हो अपनी इस लाचारी और इस विवशता पर? कोई लाचारी नहीं है हिमांशु जी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो अपने हिंदुत्व के रास्ते पे पूरी तरह से अड़ी है और वो भाजपा हिंदुत्व जो मूल तत्व कभी बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व जो मूल तत्व था उस मूल तत्व को लेकर के आज एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से रत्नाकर जी, मेरी सवाल पर जाइए। देखो, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के रास्ते पर अड़िग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और भाजपा, हमने तो नारे लगाते हुए सुना था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब आप बता रहे हो कि इस रास्ते पर तो एकनाथ जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हो, और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट आप एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को दे रहे हो। रत्नाकर जी, मैं हिमांशु जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के राह को कभी नहीं छोड़ी है। कल भी हिंदुत्व के राह पे थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारा भी यह मूल तत्व है। लेकिन मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए, एक घर में जब दो भाई हैं, एक भाई हिंदुत्व का राह छोड़ दिया और दूसरा हिंदुत्व का राह पकड़ा हुआ है, तो उसके घर के लोग जो है दूसरे भाई के जो है घर जाकर उसके सदस्य उसके घर खाना पीना ज्यादा पसंद करेंगे। हम तो राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुत्व का परचम लहराए हुए हैं। एकनाथ शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र में परचम लहराए हुए हैं। साथ तो दोनों का है ना, साथ तो हिंदुत्व का नारा हम लोग लेकर चल ही रहे हैं। तो जनता भी हमको आशीर्वाद दे रही है, जनता भी खुश है। रत्नाकर जी, बड़ी अजीब सी बात है, इतने चमत्कारिक नेताओं के होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी का आकर्षण आपके नेताओं से ज्यादा है। बड़ा हैरानी में डालता है हमें। क्या कहते हो गिरीश जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहोगे? भाजपा के चमत्कारिक नेतृत्व के होते हुए भी 6 सांसदों का दिल अगर रीझा तो एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व पर रीझा। रत्नाकर सिंह जी टापते रह गए और 6 सांसद जो है राजपूंजी की ओर बढ़ लिए। क्या कहते हो आप? 240 से 246 होते, हुआ नहीं। आपका सवाल हिमांशु जी बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये आप जो सोच रहे हैं कि
आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो आप जिस दिशा में संकेत कर रहे हैं वैसा होना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी जो शिवसेना का मूल तत्व है, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हम ओरिजिनल शिवसैनिक हैं, हम और बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक भाव हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि कहीं न कहीं ये भाव रहा होगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवसेना से जुड़े होकर अपना जनाधार ज्यादा साबितियां बनाए रख सकते हैं या बीजेपी में जाने के बाद बनाए रख सकते हैं। देखिए, हर सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिंदा रखना चाहता है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेचर के हिसाब से संभवतः ये हुआ होगा कि हम अगर शिवसेना को छोड़कर वो बदल लेंगे तो हमारा उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्या असर पड़ेगा, ये संभवतः सोचा गया। कमाल की बात है गिरीश जी, बताओ कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से या अन्य दलों से, वो आम आदमी पार्टी वाले वो भाजपा में ही अपना भविष्य देख लिए, और भाजपा के साथ रहने वाले लोग भाजपा में भविष्य नहीं देख पा रहे। उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ अपनी सीट ज्यादा सुरक्षित दिख रही है। भाजपा के चमत्कारिक दौर में एकनाथ शिंदे पर ज्यादा भरोसा। गिरीश जी, थोड़ी हैरत नहीं होती? उसका कारण है कि आप इसकी आम आदमी पार्टी और तृणमूल से इसलिए तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो एकदम से विपरीत विचार है, लेकिन यहां पर समान विचार है। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व की बात करती है, और जब आप उस कोर इश्यू पर आते हैं तो उस कोर इश्यू में आपको किस आधार पर, देखिए, केवल वहां हिंदुत्व, और वहां केवल हिंदुत्व ही नहीं था, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ साथ महाराष्ट्र के स्वाभिमान, महाराष्ट्र की अस्मिता को भी एक बड़ा इशू बनाया था। शिवसेना का जो आधार था महाराष्ट्र में, वो भी एक बहुत बड़ा आधार था। तो महाराष्ट्रीय अस्मिता, महाराष्ट्रीय स्वाभिमान के संदर्भ में शिवसेना ज्यादा मुफीद पड़ती है। पर मैं आखिरी टिप्पणी चाहता हूं, ये सिलसिला कितना और आगे चलते रहने की उम्मीद है। ये दिल में आए परिवर्तन के चलते दल परिवर्तन की कहानी, गिरीश जी, महाराष्ट्र से गुजर कर खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच रही हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ, खबरें तो हमने भी सुनी है, खबरें आ भी रही हैं, और देखिए कि जब ये जंगल की आग है, कहां तक पहुंचेगी कहा नहीं जा सकता। तो ये जंगल की आग है, कहां तक पहुंचेगी कहा नहीं जा सकता, पर आग को दोष देने के स्थान पर अगर विपक्षी दल पानी की तलाश करे तो इस आग को बुझाया जा सकता है। भाजपा पर आक्षेप लगाए जा सकते हैं कि भाजपा हमें तोड़ रही है, भाजपा हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर भाजपा अगर तोड़ने की कोशिश कर रही है तो आप टूट क्यों रहे हैं? और अगर आप टूट रहे हैं तो क्या यह आपके लिए आत्ममंथन का विषय नहीं है? क्या आपको अपनी पार्टी के भीतर झांकने की जरूरत नहीं है? क्या पार्टी नेतृत्व को इस पर आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? उद्धव ठाकरे लगातार दूसरी बार अपने सांसदों को अपने साथ बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं, अपने विधायकों को अपने साथ बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाजपा या उद्धव ठाकरे? के लिए जानने का विषय होगा कि जिस बात विरोधी भी सम्मोहित रहते थे, वो उद्धव ठाकरे अपनों ही के बीच पराया सा महसूस क्यों कर रहे? अगर आत्ममूल्यांकन करेंगे तो शायद कोई समाधान भी खोज लेंगे, अन्यथा ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, और चाहे उद्धव ठाकरे का हो। कैसे में अगला नाम अखिलेश यादव का होगा, आने वाला समय बताएगा। हम इस पर निगाह बनाए रखें। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने की। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद।